नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग सोम खत्म कर देंगे। लास्ट क्लास है सोम की ये, जिसमें हम लोग ट्रस्ट का सेकंड पार्ट आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट का सेकंड पार्ट जो मैंने कहा था कि आप लोग को मैं करा दूंगा, ठीक है, वो आज देख लेंगे। काफी लोग इसका इंतजार भी कर रहे थे, और हमको तो कुछ लोग तो डेली एसएमएस भी करते थे कि हाँ सर, पार्ट सेकंड नहीं करवा रहे हैं इसका, जो आपने कहा था थोड़ा सा बचा हुआ है। तो एनालिसिस आप ट्रस्ट यहाँ पर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है आज। और ये आपका सोम तब जाके कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, बीटी यूपी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे बात करें तो मैं केवल सिविल इंजीनियरिंग का जो है ये सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। यदि कोई भी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को मैकेनिकल का होगा, तो भैया कोई अगर इसमें चैप्टर मैकेनिकल का नहीं होगा तो कृपया आप लोग बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। केवल सिविल इंजीनियरिंग का हम ये कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि आप में जैसे ये ट्रस्ट ना हो, ठीक है, आपका दूसरा और कुछ हो इसकी जगह पर, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। जो टॉपिक मैच करेगा मैकेनिकल वाले वही पढ़ेंगे, अदरवाइज अपना कहीं और से पढ़ लेंगे, ठीक। केवल ये सिविल वालों के लिए टोटल है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ट्रस्ट का एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा था कि कौन कौन से ट्रस्ट होते हैं, और फ्रेम कौन कौन से होते हैं, फ्रेम किसको कहते हैं, ये सारी चीज हमने जान ली थी। लोड कैसे लगता है इसको भी मैंने देख लिया था कि लोड वगैरह कहाँ कहाँ से लगता है, कैसा भार लगता है हमारे ट्रस्ट पर, वो सारा जो है हमने देख लिया था पूरे मेथड से। अब हम लोग को ट्रस्ट का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके प्रतिबलों को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसका स्ट्रेस निकालेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन इससे बनता है ना, क्वेश्चन एक ही या दो क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। एक या दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन बनेगा वो फिक्स क्वेश्चन है। कैसे बनता है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए इसमें जो बनेगा वो इस तरह से बनता है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जब सोल्यूशन पेपर करवाऊंगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन पेपर आपको आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं, ट्रस्ट के सदस्यों में प्रतिबल ज्ञात करने की विधियों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। ट्रस्ट के सदस्यों में, सदस्य मतलब मेंबर में, प्रतिबल ज्ञात करने की विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। उनमें से किसी एक को स्पष्टतः समझाइए। तो किसी एक विधि को यह कह रहा है, और मैं बता दूं जब ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो हमेशा आपसे विधि का नाम नहीं लिखेगा, जब कहेगा किसी एक विधि का, ठीक है, यही। और ये भी मैं बता दूं, इसका न्यूमेरिकल नहीं आता है, नो न्यूमेरिकल। क्लियर, नो न्यूमेरिकल, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इसका हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक न्यूमेरिकल बता दूंगा, बट वो भी हो सकता है एग्जाम में ना आए, ठीक है। बट मैं बता दूंगा इसलिए ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल एग्जाम में जहां तक है कि नहीं ही आएगा, क्योंकि सिलेबस में दे नहीं रखा, केवल थ्योरी दे रखा है। तो आपको इसका मेथड पढ़ लेना है। मेथड होते क्या है, एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल करवा दूंगा ताकि आपको वो मेथड समझ में आ जाए, ठीक है। कैंची के अंगों में बलों की प्रकृति तथा परिमाण ज्ञात करना, तो भैया यही है जो प्रतिबल ज्ञात करते हैं, वही है प्रकृति परिमाण ज्ञात करना, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्सेस इट्स वेरियस मेंबर्स ऑफ ट्रसेस। क्लियर। मैं देखिए कैसा क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं लिख बता दिया हूँ, कैसा आपके बुक्स वगैरह में कैसे नोट्स वगैरह में दिया रहता है वो भी मैं बता दिया हूँ। तो चाहे मैग्नीट्यूड पूछ ले आपसे या नेचर ऑफ फोर्सेस पूछ ले, तब पर भी यही सोल्यूशन देना है। चाहे ट्रसेस का प्रतिबल ज्ञात करने की विधि पूछ ले, तब पर भी आपको यही सोल्यूशन देना है। क्लियर, समझ में आया सभी लोग को। कैंची पर लगे बाह्य बलों या भारों के कारण उसके अंगों मतलब एलिमेंट में आंतरिक बल उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हम प्रतिबल कहते हैं, ठीक है, या स्ट्रेस कहते हैं। कैंची ही नहीं, कोई भी मेंबर हो, यदि उस पर कोई भी बाहरी बल लग रहा हो, उसके अंगों में अगर देखो, उसके एलिमेंट में एक आंतरिक बल उत्पन्न होता है। जो आंतरिक बल उत्पन्न होता है वही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। इसी तरह से ये कैंची पर अप्लाई हो जाता है, और कैंची पर जब कोई भी बाहरी बल लगता है तो उसके अंतर क्या होगा, आंतरिक बल उत्पन्न होता है। जो तनाव व संपीड़न प्रतिबल टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाते हैं। तो ये कंप्रेसिव में भी हो सकता है और टेंसाइल में भी ये कंप्रेसिव में भी हो सकता है और टेंसाइल में भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई हमारा ये मेंबर है, ठीक है। अब इस पे हमारा क्या है कि कंप्रेसिव यदि लोड लग रहा है इस तरफ से, तो क्या होगा, अंदर से कंप्रेसिव हमारा जो है स्ट्रेस डेवलप होगा। और यदि टेंसाइल है तो टेंसाइल में भी टेंसाइल हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा।
इसके अंतर्गत केवल पूर्ण कैंची मतलब डिटर्मिनेट्स ट्रस का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जब भी एनालिसिस करेंगे हम लोग ट्रस का, तो हमेशा पूर्ण कैंची या डिटर्मिनेट्स ट्रस का ही अध्ययन करेंगे, अपूर्ण कैंची का नहीं करेंगे। जैसे देखिए हमने पीछे बताया था पूर्ण फ्रेम, ठीक है, अपूर्ण फ्रेम बताया था, रिडंडेंट जिसको बोलते हैं। तो ये चीजें जो है ना ध्यान में रखनी है। कैंची चाहे फ्रेम कहो चाहे कैंची कहो, बात है तो दोनों अलग अलग, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है ना कि जो उसमें टाइप्स है ना, वो फ्रेम का भी टाइप्स कैंची का ही टाइप्स एक ही जैसा होता है, ठीक है। बर्ताव दोनों का एक ही जैसा होता है। क्लियर। चलिए आगे की ओर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इन कैंचियों में लगे बलों द्वारा उनके अंगों में उपजे प्रतिबल तथा उनकी प्रकृति निम्न विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो दो विधियां हैं और इन दो विधियों से हम लोग प्रतिबल क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। कौन कौन सी विधि, एक है वैश्लेषिक विधि और दूसरा है लेखा चित्री विधि। क्या है, एक है वैश्लेषिक विधि, एक है लेखा चित्री विधि। तो भैया हम लोग यहाँ पे लेखा चित्री विधि नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर केवल वैश्लिक विधि में केवल दो विधि पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस में केवल जोड़ विधि और काट विधि दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। होता है तीनों विधि होती है वैश्लेषिक विधि में, ठीक है, तीनों विधि होती हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, दो ही विधि पढ़ना है। जोड़ विधि मतलब कि देखें तो ज्वाइंट मेथड इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट मेथड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्शन मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जोड़ विधि और काट विधि में दोनों में कैसे इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ये मेथड होता क्या है। तो देखो ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है, पूरा एनालिसिस करना रहता है। और जब भी एग्जाम में आएगा तो बस यही पूछेगा कि आपका किसी एक विधि का वर्णन करें, ठीक है। तो किसी एक विधि को आप क्या करेंगे, लिख देंगे। समझ में आया सभी लोग को। तो सभी दोनों विधि को कभी मत लिखिएगा, हमेशा एक विधि क्वेश्चन मैंने ऊपर दिखा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अब हम लोग काट विधि देखते हैं। क्लियर। काट विधि देखते हैं मतलब सेक्शन विधि देखते हैं। तो भैया जो काट विधि होता है इसको पहले समझ लेते हैं, इसका थोड़ा एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेंगे ताकि हमको ये समझ में आ जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, मैं बता भी दूंगा हूं। और ज्वाइंट विधि देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काट विधि के बारे में हम लोग देखते हैं, सेक्शन विधि। कहेंगे सर ये काट विधि नाम कैसे पड़ रहा है, देखो इसका मेन रीजन ये है कि जो हम यहाँ पे ऐसे ट्रस बनाते हैं ना, ऐसे देख रहे हो ट्रस बनाते हैं, तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन कट करते हैं ऐसे ऐसे जगह जगह से, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग सेक्शन मेथड या काट विधि कहते हैं। आगे देखेंगे कैसे कट करते हैं, ठीक है। जब किसी कैंची ढांचे के मात्र कुछ सदस्यों के बल निकालने हो, ठीक है, उस देखो इसमें क्या है ना, अलग अलग मेंबर का हम लोग अलग अलग फोर्स निकालते हैं, ठीक है, क्लियर, बल निकालते हैं। तो काट विधि सर्वथा सर्वदा जो है उपयुक्त पाई जाती है। तो हमेशा क्या होता है, ज्यादातर हमारा अगर देखें तो काट विधि का ही उपयोग किया जाता है जब सदस्यों के बल निकालने हो, मतलब मेंबर्स के फोर्स, ठीक है, मेंबर्स के अगर बल निकालने हो आपको, तो हम लोग काट विधि का ही उपयोग ज्यादातर करते हैं। आलम्ब से दूर स्थित, आलम्ब क्या है, जो सपोर्ट है आपका, इससे दूर जो है हमारे जो इस तरह से यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं, इससे दूर जो हमारे बल लगेंगे, स्थित जो सदस्य होंगे उसमें जो बल हम लोग निकालने के लिए भी यही विधि अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। जब हम लोग कहीं भी सपोर्ट से थोड़ा दूर हम लोग क्या करते हैं, जो है बल निकालते हैं। काट विधि के प्रयोग में संतुलन के तीनों प्रतिबंधों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तीन प्रतिबंध क्या है, देखिए हमारा जो है यहाँ पे देखिए यच हम देखें तो यहाँ पर समेशन यच है, समेशन यच इक्वल टू 0, मतलब क्षैतिज संतुलन के लिए, मतलब कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है फोर्स, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरफ ये क्या है, दोनों 0 है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल 0 है। वर्टिकल भी क्या है, संतुलन में है, तो वर्टिकल इज 0 हमारा जो वर्टिकल संतुलन के लिए, और मोमेंट भी क्या है, 0 है। तो ये तीनों कंडीशंस इसमें होनी चाहिए, तभी जाके आप सेक्शन मेथड का कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बस आपको यहाँ समझना है और इसी को लिखना है। और जो ये नया वाला नोट्स है, ठीक है, और जो नया वाला नोट्स है, अगर जो लोग पुराना वाला नोट्स हमसे परचेज किए होंगे तो उनके पास ऑटोमेटिक शाम तक उनके पास नया वाला नोट्स पहुंच जाएगा, एसएमएस करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो सिंगल नोट्स हमसे खरीदे हो सोम का ही केवल, तब पर भी मैं सेंड कर दूंगा ओल्ड वाला, अगर जो जो लिया होगा, और ग्रुप में भी चला जाएगा जो लोग प्राइम मेंबरशिप ले रखे हैं। और जो नए लोग होंगे उनको अगर लेना है आप 49 रुपए पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे करके भी ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो है 199 का प्राइम मेंबरशिप ले सकते हो। इसमें आपको सभी नोट्स, सभी सब्जेक्ट के नोट्स
और प्लस सोल्यूशन पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन पेपर भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा 9415394696 पर, और यहां पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे नोट्स। ठीक है, लेकिन चार्जेस अप्लाई होंगे और विदाउट चार्जेस के नहीं मिलेंगे नोट्स। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं अब हम लोग। ठीक है, आगे की हम लोग बात करते हैं। काट विधि में जो है, काट विधि के प्रयोग से जब किसी सदस्य में बल निकालना हो, ध्यान से सुनते रहेंगे क्योंकि यही स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, सेम यही स्टेप्स हम वहां पर अप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? चलिए, तो हमको जब किसी सदस्य में बल निकालना हो तो काट एक्स एक्स द्वारा, मतलब उसमें सेक्शन कट करेंगे एक्स एक्स। ठीक है, उस सदस्य को इस प्रकार काटा जाता है कि वह काट 3 से अधिक सदस्यों को नष्ट न काट सॉरी सदस्यों को न काटे। क्लियर? तो 3 से अधिक सदस्यों को वो नहीं काटेगा, ऐसा हम लोग काट कोई करेंगे तो हमेशा वो क्या करेगा, 3 तक ही कट करेगा जो है किसी मेंबर को। ठीक, अभी दिखाते हैं कैसे कट करेंगे। ठीक है, इसका कारण यह है कि संतुलन के मात्र 3 ही प्रतिबंध प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो भैया एक देखो, ये हमारा मान लो सपोर्ट है, एक यहां से वर्टिकल लगा, दूसरा क्या है हॉरिजॉन्टल लगा, वर्टिकल लगा, हॉरिजॉन्टल लगा, और यहाँ पर एक हमारा कपलिंग वाला पूरा देखेंगे मूवमेंट वाला। ठीक है, तो 3 यहाँ पर हमारे जो है देखें तो संतुलन के लिए हमारे रिएक्शन इसमें लगते हैं। ठीक है, तीनों संतुलन में होने चाहिए। प्रश्न को हल करते समय काट एक्स एक्स के केवल एक ओर, ठीक, केवल एक ओर मतलब बाईं ओर या फिर दाईं ओर, चाहे बाईं ओर ले लें या तो दाहिनी ओर ले लें, कि मात्र उन्हीं सदस्यों के बल की गणना हम लोग सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें काट एक्स एक्स द्वारा काटा या इंटरसेक्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर कट किया कहीं पर सेक्शन, तो आप क्या कर रहे हैं कि दाहिने तरफ को भी ले रहे हैं या बाएं तरफ को, ऐसा नहीं करना है। आपको किसी एक तरफ का लेना है यदि आप सेक्शन यहां पर कट किए हुए हैं, समझ रहे हो, या तो बाएं तरफ का पूरा ले लीजिए या तो दाहिने तरफ का ले लीजिए। अभी हम सोल्यूशन करके दिखाएंगे वहां पर, बस यहां पे आप स्टेप ध्यान से देखते चलें। क्लियर है? परंतु ढांचे पर लगने वाले सभी बाह्य बलों को गणना में सम्मिलित किया जाता है। तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, जो बाहरी बल लग रहे हैं उनको कैलकुलेशन में हम लोग सम्मिलित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि गणना में आघूर्ण निकालने के लिए ऐसे बिंदु का चयन किया जाता है जिस बिंदु से एक अज्ञात बल को छोड़कर अन्य सभी अज्ञात बल गुजरते हो। समझ रहे हो, केवल एक को हम लोग छोड़ेंगे अज्ञात बल को, बाकी सभी वहां से गुजर रहे होंगे। ठीक है, अब एक कौन सा होगा, वो नीचे वाला होगा, फिगर में दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो उससे वहीं पर हम लोग दिखाएंगे कैसे लेते हैं। तो हम लोग सी पर सेक्शन पर लेंगे, ऊपर तरफ दिखाएंगे अभी। तो यह करने से घूर्णी संतुलन से प्राप्त समीकरण में मात्र एक अज्ञात बल रहता है। तो ऐसा लेंगे ना कि केवल एक ही छूटे, बाकी सब उससे निकल जाए। ठीक है, ताकि एक अलग से हम लोग निकाल सके। यदि किसी अज्ञात बल का मान पॉजिटिव आता है तो उसकी दिशा मानी गई दिशा में ही है, परंतु बल का मान निगेटिव आने पर दिशा विपरीत हो जाएगी। तो भैया यदि कोई वैल्यू निगेटिव आ रही है तो समझो उसकी दिशा क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। क्लियर? तो ये था हमारा पूरा मेथड। अगर आपको नहीं भी अभी भी मेथड समझ में आया हो तो आप क्या करेंगे, फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मेथड अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम लोग इसका एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता नहीं है न्यूमेरिकल, जब आएगा थ्योरी लिखने के लिए आएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हम थ्योरी समझ जाएंगे। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक सरल त्रिभुजाकार छत की कैंची चित्र में दर्शाई गई है। ठीक है, अगर आ जाएगा तो तब पर भी क्वेश्चन हमें पता है कुछ लोग उड़ा देंगे इसको। ठीक है, कैंची के विभिन्न सदस्यों में काट विधि से बल ज्ञात करिए। तो आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, उनके सभी सदस्यों में। क्वेश्चन फिगर ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन फिगर क्या दे रखा है, ये देखिए क्वेश्चन फिगर दे रखा है। ये एंगल है, इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर जो है 100 किलो न्यूटन का बाहरी बल लग रहा था, और इनके बीच में जो इधर एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है, इनके बीच में 60 डिग्री बन रहा है, और ए बी और सी यहाँ पर है, डी पॉइंट पर एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमारा जो है यहाँ पर जो है सपोर्ट है। ठीक है, आर ए हम लोग इसका आर ए फाइंड आउट करेंगे, आर बी फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 ही तो बस लग रहा है। क्लियर? अब देखो इसी फिगर को हम लोग यहाँ पर राइट साइड में हम लोग इसको उतारते हैं और इसको हम लोग सेक्शन कट करते हैं। अब मैंने कहा था कि किन्हीं जो है 3 हमारे जो मेंबर होंगे वो होने चाहिए। ठीक है, देखो
अब इस पॉइंट पर अगर हम लोग यहाँ पे कट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप यक्स यक्स पर हम लोग कट कर रहे हैं, तो देखो एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर है, तीसरा यहाँ पर हो गया। तीनों संतुलन में है कि नहीं है, बताएं, तीनों संतुलन में है कि नहीं है। और एक सेक्शन यदि यहाँ पे कट कर देंगे तो क्या एक दो और इधर नीचे से वर्टिकल लग रहा है, क्या ये संतुलन में है कि नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्या ऊपर वाला ये संतुलन में है कि नहीं है, ये देख रहे हो P1 ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट हमारा सी वाला है, सी हमने यहाँ नहीं दिखाया, तो ये सी वाला है। क्लियर, ठीक है, तो ये संतुलन में। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको जब एनालिसिस करेंगे तो मैंने बताया है कि ऐसा आप ऐसे पॉइंट से मोमेंट लेंगे जहां पर या तो बाईं ओर की तरफ ले या तो दाहिनी ओर तरफ, कैलकुलेशन के समय ये ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पर सी के अबाउट ले लेते हैं तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, बाईं ओर की कैलकुलेशन कर लेंगे और दाहिने ओर का कैलकुलेशन कर देंगे। और इसमें हमारा क्या है ना, एक पार्ट पूरा छूट जाएगा। ठीक है, तो एक एक हमारा मेंबर छूटेगा और उस मेंबर को हम लोग बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया सभी लोग को फिगर। देखिए अब इसमें इस सब चीज का भी ध्यान रखना है कि जब आप सेक्शन कट करेंगे तो फोर्स उस मेंबर पर किधर से किस तरफ लगेगा। ठीक है, या तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, आप यहीं से भी डायरेक्टली समझ सकते हो। देखो हमने क्या किया, यहां पे सेक्शन कट किया और इस पे देखो, जैसे ही आप यहाँ पे सेक्शन कट करोगे तो भैया इस मेंबर का जो हमारा इधर ये फोर्स जो लगेगा, ठीक है, ये फोर्स इस तरफ इसके पॉइंट की तरफ लगने लगेगा और ये वाला फोर्स P2 इस तरफ लगने लगेगा, मतलब ये कंप्रेसिव लगेगा, ये टेंसाइल में लगने लगेगा। क्लियर, इसी प्रकार से अगर यहां से सेक्शन कट करते हैं तो ये हमारा कंप्रेसिव में लगने लगता है, ये क्या करेगा, टेंसाइल में लगने लगेगा। और इस मेंबर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों क्या करेंगे, कंप्रेसिव लगने लगेंगे। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो P1 अगर हम लोग देखते हैं तो P1 हमेशा क्या कैसा लगेगा, कंप्रेसिव लगेगा। P1 कैसा लगेगा, हमेशा कंप्रेसिव लगेगा। और P2 की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो P2 आप देखिए यहाँ पर क्या है, टेंसाइल लग रहा है। P2 क्या है, टेंसाइल लग रहा है। P1 क्या है, कंप्रेसिव लग रहा है। और P3 यहाँ पे क्या है, P3 भी हमारा क्या है, कंप्रेसिव लग रहा है। ठीक है, और इन्हीं की वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो P1 फाइंड आउट करना है, P2 फाइंड आउट करना है और P3 फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, RA प्लस RB कितना आएगा, 100 है, और RA कितना होगा, RB कितना होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर, चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन इसका कैसे करेंगे, स्टेप वाइज आप ध्यान से देखते रहेंगे, तब जाके आपको एक समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फिगर भी दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या करेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे, क्योंकि हमको RA और RB निकालना है। RB हम लोग को RA निकालना है और RB निकालना है। ठीक है, RA और RB, तो ए के सापेक्ष हम लोग ने क्या किया, मोमेंट ले लिया। तो आप मोमेंट कैसे लेंगे, ध्यान से देखें। RA हमारा नीचे से लग रहा है तो RA हमने लिया, कोई एक साइन लीजिए, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव। मैंने कॉन्सेप्ट एकदम सही अच्छे से बता चुका है कि आप लोग चाहे पॉजिटिव लीजिए या निगेटिव। अगर एक को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे से जो ऊपर लग रहा है पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ऊपर से जो नीचे लगेगा उसको निगेटिव ले लेंगे। यदि नीचे वाला आप निगेटिव ले रहे हैं तो ऊपर वाला पॉजिटिव ले लेंगे। क्लियर, कोई इशू नहीं है, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, RA क्या है, हमारा जो रिएक्शन नीचे से लग रहा है ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं, RA इंटू 0, क्योंकि एक रिस्पेक्ट में हमने मोमेंट लिया है और यहां तक की डिस्टेंस अगर देखें, जो कंसीडर लेंथ करेंगे वो 0 होगा। ठीक है, अब यहां पर ऊपर से हमारा 100 किलो न्यूटन का लग रहा है बाहरी बल, तो -100, क्योंकि ऊपर से लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो माइनस ले लिया हमने। और लेंथ इसकी जो होगी किस पॉइंट से यहां तक, तो ये AD होगा। मैंने यहाँ D नहीं दिखाया शायद ना, ये AD होगा। ठीक है, ये AD होगा और प्लस RB इंटू, अब देखिए इधर से भी एक लग रहा है। अब भैया यहाँ पे हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं तो टोटल फिगर का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हमने मोमेंट निकाला है, हम अलग से किसी का फोर्स नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो RB जो हमारा है ना, RB इंटू क्या होगा, AB होगा, RB इंटू टोटल लेंथ। ठीक है, AB क्लियर, इक्वल टू 0। यदि हम RB को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ ध्यान से देखें सभी लोग, 100 AD, इसको 100 AD यहीं पे आ जाएगा और RB इधर चला जाएगा, AB डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब मेन समझने की जो बात है ना वो यहां पर समझना है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो तब जाके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो, इसके समझने के लिए आपको पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, चलिए अब हम लोग देखिए, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल का आप लोग हम AD हमको फाइंड आउट करना है, AD की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी देखते हैं। तो यहाँ A है और यहाँ पे D है। अब इसकी हमको लेंथ निकालनी है, तो क्या आप निकाल सकते हो इसकी लेंथ, जी निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है
और जब ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, और जहां पे ये 90 डिग्री है तो भैया कोसाइन के माध्यम से आप लोग फाइंड आउट तो कर ही सकते हो। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। क्लियर। और कर्ण जो आपका होगा, मैं एकदम हिंदी में ही बात कर रहा हूं, ठीक है, जो कर्ण होगा, इस कर्ण के अगर देखें इसका जो एंगल 30 डिग्री है, तो आप क्या यहाँ पर लगा सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कास का क्या होता है भाई, बताइए जल्दी से, कास क्या क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार क्या है यहाँ पर, आधार ये है हमारा, यही तो फाइंड आउट करना है, और कर्ण, ठीक है, एसी। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं ना कि एसी अपा एसी, और ये मल्टीप्लाई से कर्ण में हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, कास 30 डिग्री। क्या होगा, कास 30 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया सभी लोग को, कास 30 डिग्री, एसी कास 30 डिग्री, तो यहाँ पे एसी कास 30 डिग्री हो गया। और इसी तरह से यदि हम ए बी की बात करें, यदि हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग किसका निकाल रहे हैं, सॉरी एसी के निकाल रहे हैं ना, एडी के लिए लेंथ निकाल रहे हैं, ए और डी के लिए लेंथ निकाल रहे हैं, तो एसी कास 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके लिए, ये टोटल के लिए, जब टोटल निकालेंगे तो टोटल कैसे निकालेंगे, जो सामने वाली भुजा होगी उसकी अपान क्या करेंगे, यहाँ पर ये भी कोसाइन के माध्यम से, तो एसी अपान कास 30 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। ये टोटल ए बी की हम बात कर रहे हैं, टोटल त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग किसका निकाल रहे थे, एडी की निकाल रहे थे, तो हमने निकाला एसी कास 30 डिग्री। अगर जिसको देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं आता है ना तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो याद कर लो आप। ठीक है, देखो इंजीनियरिंग में यही है, अगर आप मैथ वगैरह कहीं पे कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आपको भूल गए हो या आप पढ़े ही नहीं हो, बहुत लोग तो पढ़े ही नहीं होंगे, तो आप क्या करो, जो यहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट है वो माइंड में सेट कर लो कि नहीं हमको यहाँ पे ऐसे करना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, क्योंकि आप इसको अगर पढ़ने लगोगे तब तो ये न्यूमेरिकल फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एसी कास 30 डिग्री और एसी अपान कास 30, इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, इसको कैलकुलेट जब करोगे ना तो आपका यहाँ पर आरबी इक्वल टू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एसी एसी क्या होगा, कट हो जाएगा, और कास 30 यहाँ ऊपर चला जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका 100 इंटू 3/4 आएगा, और ये कैलकुलेट करोगे तो 75 किलो न्यूटन, 75 किलो न्यूटन आपका क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, आरबी इक्वल टू। तो आर ए निकाल सकते हो, यदि 75 है, टोटल 100 था, तो ये 25 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका सेक्शन कट करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ही देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, सेक्शन कट कर दिया एक्स एक्स पर। ठीक है, एक्स एक्स पर हमने सेक्शन कट कर दिया, और यहाँ पर जैसे हमने सेक्शन कट किया है, माना कैंची काट एक्स एक्स द्वारा x1 द्वारा चित्रानुसार काटी जाती है। ठीक है, यहाँ में हम काट के बाईं ओर के भाग के संतुलन पर विचार करते हैं, तो इसके बाईं ओर के भाग पर हम लोग जहां पे सेक्शन कट किए हैं, केवल इतने भाग पर हम लोग क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। क्लियर, इतने भाग पर हम लोग क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। क्लियर, जोड़ ए पर P1 P2, ठीक है, जोड़ ए पर P1 P2 तथा आर ए बल लगते हैं। क्लियर, 3 यहां पर बल लग रहा है, बिंदु सी पर आघूर्ण लेने पर हम लोग क्या करेंगे, केवल अगर इस लेफ्ट साइड को निकालना है हमको, फिगर में ध्यान से देखें, इस लेफ्ट साइड में हमको P1 या P2 इसमें से निकालना हो यदि, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर C के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, अब यहां से इसको कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं C के अबाउट जब हम लोग मोमेंट लिए हैं तो कैसे इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए, ध्यान देखिए, C के अबाउट मोमेंट लिए हैं तो P2 इंटू DC, P2 इंटू DC, तो आप लोग ध्यान से फिगर में देखिए कि ये हमारा P2 है। ठीक है, ये हमारा P2 है, और इंटू DC, अगर इसका रिएक्शन आप लोग ले रहे हो तो DC क्या है, हमारा लेंथ हो जाएगी, डी और सी, यहां से। ठीक है, डी और सी। क्लियर, अब आगे की बात हम लोग करते हैं, यहां पर आगे की बात करते हैं। भाई उसके परपेंडिकुलर ही तो लोगे, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर ही तो लोगे। तो इसी तरह से निगेटिव अगर आ रहे हमारा, देखिए अभी तक क्या ऊपर से हमने क्या किया, ऊपर वाला जो लग रहा था, ठीक है, सॉरी इस तरफ लग रहा था, एक हमने पॉजिटिव लिया, जस्ट उसके अपोजिट कोई अगर उस पर फिर फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, तो मैंने निगेटिव ले लिया। फिर P1 इक्वल टू हमारा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी डिस्टेंस पर, क्योंकि अंदर की तरफ हो जा रहा था, कंप्रेस हो जा रहा था, तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो अब यहां से हम लोग P2 फाइंड आउट कर लेते हैं। आर ए इंटू एडी अपॉन DC कैलकुलेशन करके हमने इसको प्राप्त कर लिया, और आर ए एडी क्या होगा, एडी हमारा AC cos 30 हो जाएगा। फिगर के माध्यम से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पे फाइंड आउट किया था अभी जस्ट पीछे। DC इक्वल टू हमारा AC sin 30 हो जाएगा, ये भी हमने फाइंड आउट किया था इस माध्यम से। ठीक है, DC, D और C, अगर यहाँ देखिए 90 डिग्री है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली भुजा लेनी है, तो लंब बटा कर्ण के अकॉर्डिंग लेंगे ना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग लेंगे तो ये हमारा जो है
चेंज हो जाएगा। ठीक है, AC sin 30 हो जाएगा। P2 हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे, RA की वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया, 43.3 किलोमीटर। तो P2 फोर्स हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग बिंदु B पर क्या करेंगे, आघूर्ण ले लेंगे। ठीक है, बिंदु B पर आघूर्ण ले लेंगे। तो देखिए हम अभी यही सेक्शन लिए हैं, x के बाएं तरफ ही लिए हैं। अभी हम x2 की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में एक बार मूवमेंट ले लिए, इसके रिस्पेक्ट में ले लिए, तो यहां से हम लोग क्या है कि P1 और P2 हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से B से हम लोग ले लेंगे, तो B पे हम लोग जब लेंगे तो P1 इंटू BC, ठीक है, P1 इंटू BC प्लस P2 इंटू 0, तो P1 इंटू BC जो डिस्टेंस है टोटल वो वाली हम ले लेंगे। ठीक है, और माइनस RA, देखो यहां पर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो आगे वाला जो रिएक्शन होगा माइनस RA इंटू AB। ठीक है, तो यहां पे हमने लिया है कि P1 इंटू BC। ठीक है, तो P1 हमने इस तरफ लग रहा है, तो BC हमने क्या किया, BC इसके जस्ट देखे रहे हैं परपेंडिकुलर ले रहे हैं लेंथ। ठीक है, जिधर से रिएक्शन लग रहा है, सॉरी फोर्स जिधर लग रहा है, तो फोर्स के जस्ट परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो P1 इंटू BC ले लिए, और इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग ने P2 इंटू 0 और माइनस RA इंटू AB। ठीक है, तो माइनस RA इंटू AB, क्लियर है, AB टोटल क्लियर, तो क्योंकि B के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि P1 इक्वल टू RA इंटू AB अपान BC, और RA यहाँ पर BC अपान AB होगा। तो यहाँ पर हम देखिए आप इसको क्या करिए ना, जो BC अपान AB है ना, इसको हम लोग sin 30 लिख सकते हैं। ठीक है, और 25 अपान sin 30 इसको हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ से प्राप्त हो गया। देखिए अब इसको फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको इसको एग्जाम में नहीं करना है, यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट समझना है कैसे निकल रहा है फोर्स। ठीक है, बाकी अगर आपको करना होगा तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक, कोई इशू नहीं है, और एग्जाम में हमको लगता है कि ये न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। ठीक है, और ये हम थ्योरी समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कैसे वहां पर फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, बस हो चुका है। काट H2 पर अगर हम मेंबर BC का बल देखें तो P2 ज्ञात करने के लिए हम लोग कैंची की काट X2 पर विचार कीजिए। ठीक है, तो X2 जो कट किए सेक्शन उस पर हम लोग विचार करेंगे। इस काट के दाएं भाग के घूर्णी संतुलन के लिए बिंदु A पर आघूर्ण लेने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु A पर क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे अब। ठीक है, तो मूवमेंट जब हम लोग M A इक्वल टू 0 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मूवमेंट A के अबाउट हम लोग जो है ले लेंगे। ठीक है, मूवमेंट A के अबाउट, तो RB इंटू AB प्लस P2। अब देखिए हमने मूवमेंट C के अबाउट लिया था, तो यहां पर हम लोग को मूवमेंट वहीं से लेना है, इस चीज का ध्यान रहे। ठीक, एक मिनट, ये लग रहा है ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। एक मिनट, ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंट हमने जो लिया है, ठीक है, AB P2 इंटू 0 माइनस P3 इंटू AC। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिगर में अब हमने क्या किया, मोमेंट यहाँ से लिया है। ठीक है, यहाँ से लेने का मतलब ये है कि हमको हमारा जो एक और रिएक्शन है P3 वो भी हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए हमने B पॉइंट से मूवमेंट ले लिया। ठीक, देखिए हम लोग इसी तरह से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं P3 को, और RB इंटू AB अपान AC, RB AC अपान AB और AC अपान AB को हम लोग cos 30 लिख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग, और 75 हमारा पुट करके वैल्यू यहाँ से कंप्रेसिव प्राप्त कर सकते हैं P3 को। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ये न्यूमेरिकल आएगा नहीं, बट ऐसे ही हमको करना है। ठीक है, जो हमने थ्योरी में लिखा है वही हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। ठीक है, चलिए अब मेथड आप हम लोग ज्वाइंट देखेंगे। ठीक है, अभी तक मेथड हम लोग क्या देखे थे, सेक्शन देखे थे, सेक्शन मेथड देखे थे, अब ज्वाइंट मेथड देखेंगे, संधि की विधि। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस फिगर बनाना है, बस लिख देना है। इसका न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, बस केवल थ्योरी की ही बस बात करेंगे। ठीक है, थ्योरी ही लिखना है आपको, क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये देखिए, ये ट्रस है। कहेंगे सर ये आप पूरा बना दिए, देखिए ये लगा नहीं रहता है। यहाँ पे हम लोग इसको फोर्स को चेक करते हैं कि इधर से क्या फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है, देखिए चलिए हम इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो है पूरा ट्रस है, और ट्रस पे हमारा W2 लोड लग रहा है, इस पॉइंट पर W1 लोड लग रहा है, इस पॉइंट पर W3 लोड लग रहा है। ठीक है, इस पे हमारा जो है सपोर्ट है, सपोर्ट हम मान के चलते हैं कि मान लो ये RA है और ये क्या है RD है। ठीक है, RA और RD है, और इस मेंबर का ये वाला मेंबर हमारा A है, ये मेंबर हमारा B है, ये C है, ये D है। इसी प्रकार हर एक मेंबर I है, J है, K है, इस तरह सारे मेंबर दे रखे हैं। ठीक है, ज्वाइंट जो हमारा है 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, ये ज्वाइंट मेंबर है। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। समझ गए सभी लोग। चलिए, और इस पर जिस ज्वाइंट से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स यहाँ पर दिखाया गया है, जो बल लग रहा है। ठीक है,
कैंचियों के बलों का विश्लेषण की इस विधि को साधारण तथा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मेथड ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। इस विधि में पहले टेकों की प्रतिक्रियाएं ज्ञात की जाती हैं। तो जो हमारे सपोर्ट है ना, इनकी सपोर्ट की जो है, इन सपोर्टों को क्या किया जाता है? फाइंड आउट किया जाता है सबसे पहले। बिना सपोर्ट को फाइंड आउट किए जो है हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे हम लोग आगे की बात करते हैं। तो इस विधि में पहले टेकों की प्रक्रियाएं याद की जाती हैं। अधिकतर इसको बाएं हाथ के टेकों में दक्षिणावर्त दिशा में शुरू किया जाता है। तो जो बाएं हाथ के टेक होंगे ना, उन्हीं से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग इधर से स्टार्ट कर सकते, तो इधर से भी कर सकते हो, लेकिन इधर से भी तो एक ही तरफ से करना है, हमेशा हमेशा याद रख लो। ठीक है, एक ही तरफ से कैलकुलेशन पूरा स्टार्ट करना है। मतलब जैसे देख लेते हैं। ठीक है, तथा स्पेसिंग को ए बी सी आदि से चिन्हित किया जाता है। तो जो स्पेसिंग है इसके मेंबर के देखें ए बी सी से आज से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार जोड़ जो है 1 2 3 4, ये देख रहे हो 1 2 इधर 2 3। ठीक है, एक मिनट, इधर 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये 5 हो गया, इधर 6 7। तो इससे हम लोग जोड़ क्या करते हैं? चिन्हित करते हैं। ठीक है, जोड़ों को संतुलन की अवस्था में ऊपर की ओर प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन अपवर्डली तथा आंतरिक बलों के प्रभाव के अंतर्गत माना जाता है। कार्य शुरू करने से पहले जोड़ों का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि किसी भी समय उस पर केवल 2 ही बल कार्य कर रहे हैं जिनमें बलों का परिमाप अज्ञात हो। ठीक है, समझ में आया सभी लोग को? क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। देखिए इसमें क्या है ना कि बस रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो आंतरिक बलों के प्रभाव जो पड़ेंगे उस पर क्या करेंगे हम लोग? इस पर जैसे लोड लगेगा तो भाई स्टार्ट हो गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो जोड़ का चुनाव इस प्रकार हम करेंगे कि किसी समय पर उस पर केवल 2 ही बल कार्य कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तीसरा भी काम करे, केवल 2 ही कार्य कर रहे हैं, वही हम लोग चुनाव करेंगे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, इस पे क्या है? 2 ही लग रहे हैं, यही हम चुनाव करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर देख रहे हो आप 3 काम कर रहा है, तो 3 ये वाला नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे ज्वाइंट। ठीक है, जब सभी जोड़ संतुलन में विचार किए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि सभी ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज बलों को जो एक जोड़ पर हो उसका बीजीय योग क्या होगा? 0 होगा। मतलब अगर वर्टिकल यहां पर देखें तो 0 होगा, और हॉरिजॉन्टल अगर देखें ये भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, जो इनका योग है। क्लियर। सभी जोड़ अलग अलग खींचे जाते हैं, तो सभी ज्वाइंट क्या करेंगे? अलग अलग हम लोग खींचेंगे, और अलग अलग ज्वाइंट अलग अलग एकदम कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला ज्वाइंट है इस तरह से इसको अलग कर लेंगे, इसका अलग एनालिसिस करेंगे। ऊपर वाला ज्वाइंट है तो इसको अलग कर लेंगे, इसका अलग कैलकुलेशन करेंगे। और इसके बीच वाला अगर ऐसे है तो इसका अलग से कैलकुलेशन करेंगे। और ये वाला यदि ऐसे है, ठीक है, बी पार्ट वाला, तो इसका हम लोग अलग से ऐसे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो जोड़ से जुड़े होते हैं पर उत्पन्न बलों का मान निकाला जाता है। तो जो इसके अंदर आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न होता है वो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। साथ साथ इसकी प्रकृति, जैसे कि यह तनाव है या संपीड़न टेंसाइल या कंप्रेसिव है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं कि कंप्रेसिव लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है। ठीक है, ये क्लियर। तो ये था हमारा दोनों मेथड। सबसे अच्छा मेथड अगर देखें, बहुत जितना ज्यादा से ज्यादा जो मेथड पूछा जाता है वो है हमारा पहला। और क्वेश्चन में कभी भी मेथड नहीं लिखा रहेगा, आपको कोई एक मेथड करना है, जो समझ मेथड आया हो वही मेथड कर डालो। ठीक है, पूरा इसको याद कर लो। ठीक, और अगर ऐसे नोट्स वगैरह आपको लेना है तो भैया आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए चार्ज अप्लाई जरूर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इतना ज्यादा हम इसको क्लास को लेने के लिए जो पैसे इस पर लग रहे हैं वो सब पैसे भी आने चाहिए, तभी तो हम क्लास को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज ये हमारा सोम कंप्लीट हो गया। आज इसके बाद ये लेक्चर नहीं आएगा, अब सोल्यूशन पेपर आ जाएगा इसका, और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे देंगे। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के पहले सोल्यूशन पेपर कराएंगे और उसके साथ साथ 2-4 सोल्यूशन पेपर करा के फिर सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे। और जिनका बीसी वगैरह है ना भैया, उस जो बचा हुआ पार्ट है उसको बुक से पढ़ लेना आप लोग। एचएचएम की हम कोशिश कर देंगे, नहीं तो आप लोग तब तक बुक से पढ़े। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।